वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुसलसल तीसरी मर्तबा ओहदा संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा। कल इटली में मुनक़िद होने वाले G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए होंगे रवाना। रुकन मुमालिक के सरबराहान ममलिकत के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। टीडीपी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की हैसियत से लिया हलफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर दी मुबारकबाद। अमित शाह, गडकरी समेत एनडीए के कई रहनुमा भी तारीखी लम्हात में शामिल। पवन कल्याण और नारा लोकेश ने भी लिया हलफ। उड़ीसा को पहली मर्तबा मिला बीजेपी का वज़ीर आला। चरण मांझी ने उठाया वज़ीर आला के ओहदे का हलफ। प्रभाती प्रेडा और केवी सिंह होंगे नायब वज़ीर आला। शानदार हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी की शिरकत। चौबीस जून से 3 जुलाई के दरमियान 18वें लोकसभा का होगा पहला इजलास। 9 मुंतखब अरकान पार्लिमान लेंगे हलफ। लोकसभा स्पीकर का इंतखाब और सदर जमहूरिया के खिताब पर भी होगी बहस। 27 जून से 3 जुलाई के दरमियान राज्यसभा में इजलास की होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में दहशतगर्दाना हमलों में सलामती दस्तों ने किए 2 दहशतगर्द हलाक। तसादुम में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने की हुकूमत की सरजनिश। पूछा कि टैंकर माफिया के खिलाफ क्या लिया एक्शन। दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने की दी हिदायत। मामले की कल फिर होगी समाअत। आबी बहरान पर बीजेपी की भी रियासती सरकार पर सख्त तनकीद। टैंकर माफियों के साथ साजबाज का लगाया इल्जाम। और T20 आलमी कप में आज भारत का होगा अमेरिका से मुकाबला। दोनों टीमों की नजरें सुपर 8 में जगह बनाने पर होंगी मरकूज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन रही है। बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी लीडर मोहन चरण मांझी ने आज उड़ीसा के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और इस मौके पर वज़ीर आला मोहन चरण मांझी, नायब वज़ीर आला केवी सिंह देव और पार्वती परीडा ने बिरसा मुंडा को खराज अक़ीदत पेश किया। हलफ लेने से पहले मोहन चरण मांझी ने कहा है कि उनकी हुकूमत की पहली तरजीह उड़ीसा की शिनाख्त की हिफाजत होगी। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया है। गवर्नर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार वज़ीर आला का ओहदा संभाला है। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और कई दूसरे लीडरों ने शिरकत की और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने नायडू को गले लगाया और उन्हें मुबारकबाद दी। टीडीपी, बीजेपी और जन सेना पर मुश्तमिल एनडीए ने असेंबली की 175 में से 164 सीटें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। और जन सेना के सरबराह पवन कल्याण भी चंद्रबाबू नायडू की काबीना में शामिल हुए। उन्होंने ओहदे और राजदारी का हलफ भी उठाया। और चंद्रबाबू नायडू के साथ 24 वुज़रा ने भी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। इसमें 17 नए चेहरे शामिल हुए हैं। 3 ख़वातीन वुज़रा ने भी हलफ उठाया है।
और बीजेपी की जानिब से सत्य कुमार ने भी नायडू काबीना में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। और चंद्रबाबू नायडू की काबीना में 3 खवातीन भी शामिल हैं। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने आज वजीर खजाना और कॉर्पोरेट उमूर के वजीर का ओहदा संभाला। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर का ओहदा संभाल लिया है। वहीं अजय टम्टा ने सड़क ट्रांसपोर्ट की वजारत में वजीर ममलिकत का ओहदा संभाला, तो वहीं हर्ष मल्होत्रा ने सड़क और ट्रांसपोर्ट की वजारत में वजीर ममलिकत का ओहदा संभाला है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली में मुनक़िद होने वाले G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। और इससे मुताल्लिक़ तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि इतालवी वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 50वें G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कल इटली के अपूलिया जाएंगे। ये चोटी कॉन्फ्रेंस 14 जून को होगी, जिसमें भारत को एक आउटरीच मुल्क के तौर पर मदऊ किया गया है। मुसलसल तीसरी बार ओहदा संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। At the invitation of Honorable Prime Minister of Italy, Honorable Prime Minister Modi ji will be travelling to Apulia, Italy tomorrow to participate in the 50th G7 summit, which is to be held there on 14th of June, that's day after tomorrow, where India has been invited as an outreach country. The visit assumes a significance as this will be Honorable Prime Minister's first overseas travel after assuming office in his third consecutive term. This will be India's 11th participation in G7 summit and Prime Minister Modi's 5th consecutive participation at the G7 summit. खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि इससे उन्हें G7 सरबराह इजलास में मौजूद दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ भारत के लिए अहम मसाइल पर बात करने का मौका भी मिलेगा। Prime Minister's participation in the G7 summit would also provide a timely opportunity to follow up on outcomes of the G20 summit held under India's presidency last year and deliberate on issues which are significant for the global south. On the sidelines of the G7 summit in Italy, Prime Minister is also expected to hold bilateral meetings and discussions with the leaders of the G7 as also the outreach countries and the international organizations. G7 सरबराह इजलास के बारे में मालूमात देते हुए खारजा सेक्रेटरी ने कहा है कि 4 अहम नुकात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। The G7 summit under Italian presidency has chosen some key priorities for the current year. In broad terms, these are: first, conflict in Russia, Ukraine, Middle East with its consequences for the global agenda. Secondly, relationship with developing nations and emerging economies with focus on Africa and the Indo-Pacific region. Third, migration together with climate-energy linkages and food security. And last but not least, the artificial intelligence.
और जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी जुडिशियल कमीशन ने बीआरएस सरबराह और साबिक वजीर आला केसीआर को नोटिस भेजा है। नोटिस में केसीआर से तेलंगाना में उनकी मुद्दत-ए-कार के दौरान येद्दारेड्डी पावर प्लांट, दमचाराला पावर प्लांट और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना में उनके दौरे हुकूमत में बिजली की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों पर केसीआर से तफसीली वजाहत तलब की गई है। इल्जाम है कि बिजली खरीदारी मुआहदे मामले में कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है। कमीशन ने केसीआर को जवाबदेही के लिए 15 जून तक का वक्त दिया है। बीआरएस सरबराह ने जवाब देने के लिए 30 जुलाई तक का वक्त मांगा है। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि अगर केसीआर का जवाब तसल्ली बख्श नहीं पाया गया तो उनसे ज़ाती तौर पर पूछगछ की जाएगी। वहीं दिल्ली में पानी के बहरान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की सख्त सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत से पूछा है कि आपने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। अदालत ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि आप इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम दिल्ली पुलिस से टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे। अदालत ने कहा है कि टैंकर माफिया दिल्ली में पानी चोरी कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अदालत ने दिल्ली हुकूमत से यह भी पूछा है कि यहाँ हर मौसम में गर्मा में पानी का मसला होता है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत कल दोबारा केस की समाअत करेगी। और दिल्ली में पानी के बहरान की असली सूरत हाल क्या है और क्या दिल्ली के लोग वाकई पानी को लेकर परेशान हैं? हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने त्रिलोकपुरी में इसका जायजा लिया। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से जो टैंकर हैं उनके जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर आप बताइए किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पानी के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। कितने दिनों से पानी की दिक्कत है? कम से कम 2 साल हो गई। 2 साल से पानी की बिल्कुल दिक्कत है। तो पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं फिर आप? टैंकर का इंतजार तो मतलब देखते ही रहते हैं। अब कम से कम 50 पब्लिक खड़ी हुई है। कितने रोजाना टैंकर आप सप्लाई कर रहे हैं? सर हमारा 6 ट्रिप है। मेरा नाम टीटू सिंह है। और सर हम जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत परेशानी है जो कि हमें मकानों में, तो वहाँ पानी हम देख के आते हैं। 3-4 दिन तो परेशान है। लाई भी करते हैं पानी के लिए, कोई नहीं भरने देता। हमने लाइन भी नहीं जुड़वाने दी। 3-4 दिन तो हम परेशान है पानी के लिए। पीने के लिए नहीं, इसलिए हम पानी भरने आए हैं इधर। कितनी बार आते हो भरने के लिए? जब टैंकर आता है जब ही आ जाते हैं, सुबह शाम। पानी के लिए तो बहुत दिक्कत है। कहाँ ले मोर पानी खरीदे? भैया पैसा वालों तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम लोग के बस का नहीं। 20 रुपया बोतल पानी आता है। 2 साल हो गए पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी जरा सा पानी आ रहा। कंप्लेंट करने जा रहे, कोई सुनता नहीं मेरी की समस्या कई सालों से बरकरार है। अगर पानी आए तो हम फिर टैंकर क्यों मंगाए, क्यों परेशान हो? रात भर जाके निकल जाती है हमें। 12 बजे, 3 बजे, 4 बज जाते हैं। हर घंटे का अलार्म लगा कर सोते हैं कि अब तो पानी आएगा, पानी आएगा। पानी नहीं आता बिल्कुल भी। कितनी भी कंप्लेंट कर करके परेशान हो जाओ, बिल्कुल पानी नहीं आता यहाँ पे। थोड़ा बहुत परेशान है भैया। पूरी रात जगे रहते हैं हम, तो बीमार भी हो रहे हैं। पानी आई नहीं बिल्कुल भी। यहाँ तो पूरा सालों से ही चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है यहाँ तो। नाले का पानी आता है एकदम बिल्कुल गंदा पानी। किसी भी टाइम चलाओ। कई बार शिकायत की है। मेरे पास वीडियो है कम से कम 3 साल पुरानी। अभी वो वीडियो मैंने बना के और वो भी भेजा, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों। एक भीषण गर्मी के अंदर लोगों को एक तो गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से अगर जल संकट हो जाए तो कितनी मुश्किल हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में पानी के बहरान के मामले में आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि शराब घपला मामले के बाद आम आदमी पार्टी का पानी स्कैंडल सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पानी की नीलामी कर रही है। 5 मई को मुनक़िद नीट इम्तिहान से मुतालिक मालूमात, NTA का मैंडेट, नीट में टॉप स्कोर करने वाली रियासतें और जवाबात वगैरह से मुतालिक मालूमात दस्तयाब हैं। NTA ने नीट इम्तिहान के नताइज में ग्रेस मार्क्स, एक ही इम्तिहान मरकज़ पर 8 टॉपर्स और 67 उम्मीदवारों के बारे में वजाहत दी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां भी दाखिल की गई हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट इम्तिहान की काउंसलिंग को मुलतवी
नहीं किया जाएगा और दोबारा इम्तिहान भी नहीं होगा। तो वहीं अदालत उस्मा ने कहा है कि वो एनटीए के फरीक की समाअत भी करेगी और एनटीए के खिलाफ बहुत सारे इल्जामात के दरमियान एजेंसी ने मालूमात का इश्तराक करते हुए तलबा के सवालात के जवाबात देकर अपना मौक़िफ़ पेश किया है। गुज़िश्ता 10 सालों में योगा के मैदान में कई अहम कामयाबियां हासिल की गई हैं। आज योगा साइंस, इसके फैलाव और इसमें लोगों की शिरकत और इसकी मकबूलियत में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कई बीमारियों में योगा के फ़वाइद पर भी तहकीक हो रही है। पेश है सिलसिले में ये खुसूसी रिपोर्ट। योग सेहत की कुंजी है। योग जिसने समझ लिया उसे सेहतमंद रखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मियारी सेहत को बनाए रखने में योगा का अहम किरदार है। पिछले 10 सालों में योगा के हवाले से पूरी दुनिया बेदार हुई है। न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर लोग योग का फ़ायदा उठा रहे हैं। जहां साइंस योगा से जुड़ी हुई है, वहीं तिजारत भी इससे जुड़ी हुई है। आज हज़ारों योगा इंस्ट्रक्टर्स को तरबियत दी जा रही है। इसके साथ ही स्टार्टअप से लेकर ऑनलाइन योगा सिखाने तक के ट्रेनर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। हम जैसे विश्व गुरु कहलाते हैं, या तो विश्व गुरु बनने की दिशा में एक प्रकार के ये एक भारत की तरफ से एक योगदान, लेकिन उसका एक कॉमर्स वैल्यू भी है कि इतने सारे रोजगार जनरेट हुए हैं। जैसे यूरोप इंडियन स्टैंडर्ड ने योग मैट है या योग एक्सेसरीज है, उसका इंडियन स्टैंडर्ड बनाया, नोटिफाई हुआ। तो अभी जो मैट्स है उसके अंदर ISI स्टैंडर्ड आ गया है ना। तो वो एक क्वालिटी बेंचमार्किंग है। उसमें हम लोग आयुष की एक सेक्शनल कमेटी बना के इसको ISO स्टैंडर्ड तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो योग की एक्सेसरीज है, उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। कई बीमारियों से बचाव में योगा के फ़वाइद पर तहकीक भी की जा रही है। डायबिटीज़ और दिमागी सेहत जैसी बीमारियों में योगा के बहुत से फ़वाइद हैं। मधुमेह के अंदर योग, माइग्रेन के अंदर योग, हार्ट डिसीज के अंदर योग, एक योग का कार्डियक रिहेबिलिटेशन, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के बाद रिहेबिलिटेशन का एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और विदेशों में बहुत खर्चीला प्रोसेस है। लेकिन योग के माध्यम से स्वयं अपने आप को हेल्प करते हुए उसी लेवल का लाभ मिल सकता है, ऐसा प्रमाणित हुआ है। योग हिंदुस्तान का सकाफती विरसा है। आज पूरी दुनिया के लोगों में योगा के बारे में बेदारी बढ़ी है। साल 2023 में दुनिया भर में 23 करोड़ 50 लाख लोगों ने योगा प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बाकायदगी से योगा को अपनाते हैं तो आप अपनी तर्ज ज़िंदगी से मुतालिक कई बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और बैनुल अक़वामी यौम योग की तैयारियां तेज हो गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर योग का एक वीडियो शेयर किया है। वज़ीर आज़म ने यह भी लिखा है कि वृक्ष आसन यानी कि दरख्त की आसन में किया जाने वाला आसन बहुत से फ़वाइद रखता है। ये न सिर्फ जिस्म का तवाज़ुन बेहतर करता है बल्कि इसे मजबूत भी करता है। और केरल में उडुक्की के गांव राजकट से ताल्लुक़ रखने वाले 10वीं जमात की तालिबा श्वेता जिनेश ने साबित किया है कि योगा जिस्मानी और जहनी दोनों लिहाज से इंसान की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। श्वेता जिनेश, जो अपनी 4थी जमात से योगा सीख रही हैं और इसकी मशक कर रही हैं और अब एक आर्टिस्ट योगा प्रैक्टिशनर हैं, और श्वेता ने ज़िलाई सतह के मुकाबलों और आर्टिस्टिक योगा में अपनी योगा की महारत को साबित किया है और अब इसका शुमार रियासती सतह पर योगा माहिरीन में होता है। मैं पिछले 6 सालों से योग सीख रही हूँ। मैं पिछले 4 सालों से राज्य स्तर पर योग प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हूँ और अगले साल राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने की उम्मीद कर रही हूँ। यह श्वेता है जो इस स्कूल से राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकी। मुझे उसके हुनर पर गर्व है। उसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेरिट सर्टिफिकेट मिला है। यह लयबद्ध योग में भी माहिर है।
वहीं ज़्यादातर बुजुर्ग शहरी अपनी मुलाजमत से रिटायर होने के बाद घर में बेकार बैठे रहते हैं। ये तर्ज ज़िंदगी बीमारियों का सबब बन सकता है, लेकिन अगर ऐसे लोग योगा करें तो वो आसानी से इस तरह के मसाइल से निपट सकते हैं। केरल के उडुक्की ज़िले के थुडुपोजा में बुजुर्गों का एक ऐसा ही ग्रुप है जो मुसलसल कोशिशें कर रहा है। बुजुर्ग शहरियों का ये ग्रुप बाकायदगी से योगा की मशक करता है, जबकि ये पैगाम भी देता है कि योगा करने की सलाहियत में उम्र जायल नहीं होती है, उम्र हायल नहीं है। और योगा के आलमी दिन की तैयारियां न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरूने मुल्क में भी शुरू हो गई हैं। योगा के आलमी दिन से पहले बैरूनी ममालिक में भी कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। योगा के आलमी दिन से कबल बांग्लादेश के चटगांग में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। चटगांग में असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने इनायत बाजार और महिला कॉलेज और क्वेंटम फाउंडेशन के इश्तराक से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए योगा के मौजू पर प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें 150 से ज़्यादा तलबा ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। भारतीय मईशत की शानदार कारकर्दगी के पेश नज़र आलमी बैंक ने माली साल 25 के लिए भारत की शरह नमू का तखमीना 6.6% पर बरकरार रखा है। आलमी बैंक के मुताबिक माली साल 2026 में जीडीपी की शरह नमू 6.7% रहेगी। आलमी बैंक का कहना है कि भारत सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा और चंद रोज कबल आलमी बैंक ने माली साल 2024 में भारत की शरह नमू के तखमीने में 1.2% का इजाफा करते हुए कहा था कि माली साल 2024 में भारत की शरह नमू 7.5% रहेगी, जबकि इससे कबल ये तखमीना 6.3% था। आलमी बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के उन्वान से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2023-24 में सनती शोबे की शरह नमू तवक्को से बेहतर रही है। सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हुआ है। आलमी बैंक के मुताबिक महंगाई के महाज पर भी अच्छा काम किया गया है, जहां सितंबर 2023 के बाद इफराते ज़र की शरह 2 से 6% के दरमियान रही। आलमी बैंक ने मजीद कहा है कि 2024 में आलमी शरह नमू 2.6% रहेगी, जबकि 2025-26 में ये 2.7% रहने का अंदाजा है। जम्मू कश्मीर में 2 मकामात पर दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। कठुआ में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब हीरानगर सेक्टर के सिद्धा गांव में दहशतगर्दों ने एक मकान पर हमला किया। हमले की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम जाए वक़ू पर पहुंच गई। 2 दहशतगर्दों में से एक गुज़िश्ता रात मुकाबले में मारा गया, जबकि दूसरा दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान भी शहीद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। हमले में एक शहरी के जख्मी होने की भी इत्तला है, तो वहीं फरार दहशतगर्द की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पेशेंट हमारे को यहाँ रिसीव किया हमने, एक पहले ओमकार जी जिनको लेफ्ट आर्म में ब्लड इंजरी हुई थी, तो उनको हमने यहाँ पहले स्टेबल किया। उनको तकरीबन रात को 3 बजे हमने एक और रिसीव किया CRPF का पर्सनल, जो कि यहाँ ब्रॉड डेड लाया गया था। हम लोग तैयार है, आज भी हमारी पूरी टीम यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। सर्जन है, एनेस्थेसिस्ट है, फिजिशियन है हमारे, हम भी कल से यहीं बैठे हुए हैं। तो हम जो भी सिचुएशन आएगी हम सब टैकल करने के लिए यहाँ तैयार है। और डोडा में भी दहशतगर्दाना हमला हुआ है। कल रात दहशतगर्दों ने यहां चतरगला इलाके में भारतीय फौज के आरजी ऑपरेटिंग बेस पर फायरिंग की और इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और 1 SPO के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मी फौजियों का इलाज जारी है। इत्तला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम अब भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।